हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है पार्शियल डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज इज अ प्रोसेस। कह रहा है कि जो नागरिकों के लिए सर्विसेज है उसको डिजिटाइज करना, एक तरीके से उसको डिजिटल बनाना। उस प्रोसेस जो प्रोसेस है फुल ऑफ प्रॉमिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें बहुत सी उम्मीदें हैं और लोगों को मजबूत बनाने की, सशक्त बनाने की एक तरीके से उसके अंदर कैपेसिटी है। इन इंडिया, भारत में मेकिंग प्रोसेस फीसलेस कैरीज द एडेड बेनिफिट ऑफ रिलीफ। कह रहा है कि भारत में अगर जितना भी ये जो सर्विस है, प्रोसेस है, इसको हम फीसलेस बना देते हैं, मतलब डिजिटाइज कर देते हैं, लोगों को जाकर ऑफिसर से मिलना ना पड़े, तो उसके अलग और ज़्यादा बेनिफिट हैं। और वो क्या बेनिफिट है? ऑफ रिलीफ फ्रॉम द रेंट सीकिंग दैट इज रिफल इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, कि हमको एक तरीके से रिलीफ मिल जाएगा कि हम हर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ घूस देनी पड़ती है काम को कराने के लिए। रेंट सीकिंग का यहाँ पर मतलब है कि जो करप्शन है, ब्राइबरी है, वो हमें झेलना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसेस में। राइफ का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं। द मोर सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन द बेटर। कह रहा है कि जितनी ज़्यादा सर्विसेज जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी उतना अच्छा होगा। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। इन दिसंबर 2024 दिसंबर में इस्टोनिया डिजिटाइज द लास्ट सिटीजन सर्विस। इस्टोनिया मतलब देश की बात हो रही है कि उसने एक जो लास्ट सिटीजन सर्विस थी उसको भी डिजिटाइज कर दिया है, डिजिटल बना दिया है। दैट ओनली रिमेन पॉसिबल ऑन पेपर, जो कि सिर्फ पहले कागजों में ही पॉसिबल थी, और वो क्या था? डाइवोर्स। मतलब अब डाइवोर्स भी जो है वो डिजिटाइज कर दिया गया है इस्टोनिया में। इन दिस लाइट, कह रहा है कि इस नज़रिए से पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स, कह रहा है कि जो प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो पार्टिसिपेशन कर रही हैं, भाग ले रही हैं। जैसे कि व्हाट्सएप इन गेटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर टू मोर पीपल। जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो डिजिटल सर्विसेज को और ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। एज इन गुजरात, जैसे कि गुजरात में इज़ वेलकम, ये एक अच्छा कदम है और ये एक सराहनीय कदम है। दिस बीइंग सेड, द डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया हैज़ सेवरल इश्यूज। कह रहा है कि इन सब बातों के बावजूद भी जो भारत की डिजिटल सर्विस डिलीवरी है उसमें बहुत सी समस्याएं हैं, इश्यूज हैं। अ लैक ऑफ ट्रस्ट टूवर्ड द सिटीजन। पहली बात तो ये है कि अपने ही नागरिक के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है जितना होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द सिटीजन सेंट्रिसिटी टाउटेड एज द रीजन फॉर देयर एग्जिस्टेंस। टाउटेड का मतलब होता है प्रचारित करना। कह रहा है कि जबकि ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं इसको ये बताया गया था कि ये नागरिक के लिए ही बनी है। सिटीजन सेंट्रिसिटी मतलब नागरिक के ही ऊपर, पब्लिक के ऊपर ही फोकस्ड है, और इसका प्रचार भी इसी वजह से हुआ था। और यही रीज़न था कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि वो सिटीज़न के लिए। उसके बावजूद भी सिटीज़न के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। सिस्टमैटिक अंडर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू लैप्सेस इन अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कह रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो लो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी वजह से खामियां हैं इन सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी, कि ये इतना ज़्यादा एसेसिबल नहीं है, और इनके भरोसे ऊपर इतनी रिलायबल नहीं है, इतनी भरोसेमंद नहीं है। एंड लैक्स साइबर सिक्योरिटी। लैक्स का मतलब होता है कि साइबर सिक्योरिटी पर भी उतनी ज़्यादा मतलब केयरलेसनेस है, बहुत ज़्यादा ढील दी हुई है। इन मैनी केसेस इन्वॉल्विंग द मोस्ट डिसफंक्शनल ऑनलाइन सर्विसेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द स्टेट्स। कह रहा है कि बहुत से केसेस में जहाँ पे ये जो ऑनलाइन सर्विसेज सही से काम नहीं कर रही हैं, डिसफंक्शनल मतलब ख़राब पड़ी हुई हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्य सरकार की होती है। सच है जैसे कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जैसे राज्य सरकार के हो गए, तो ये क्या कहते हैं, अगर डिजिटलाइज नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्य सरकार की है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। और सिविल एक्ट्स हो गए जैसे कि मैरिज। बट इवन इन दोज वेयर द रेमिट लाइज, रेमिट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि उन केसेस में भी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, देयर आर सीरियस इश्यूज, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं हैं। While lip service is paid to the importance of securing key cyber security infrastructure,
कह रहा है कि लगातार दिखावटी बातें होती रहती हैं, है ना, बहुत सी बातें होती रहती हैं कि इसको लेकर कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बावजूद भी सीरियस वल्नरेबिलिटीज़ रिमेन, अभी भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर कमजोरियां हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिक्योरिटी ऑफ डेटा रिसाइडिंग ऑन पब्लिक डेटा बेसिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड। कह रहा है कि जो लोगों का डेटा है जो कि पब्लिक डेटाबेस में मतलब सरकारी सिस्टम में है, उसको हल्के में लिया जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। एंड इंस्टीट्यूशन सच एज द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैव फेल्ड टू राइज टू द चैलेंज। और जो संस्थाएं हैं जैसे कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो जब समस्याएं आई हैं तो वो काफ़ी हद तक असफल रही हैं। ऑल्सो ऑन मिराड फॉर्म्स ऑनलाइन, मिराड का मतलब होता है बहुत सारे, काउंटलेस। जब बहुत से जो फॉर्म्स हैं ऑनलाइन, यूजर्स आर फोर्स टू टाइप एंड सबमिट द सेम डिटेल्स रिपीटेडली। जो यूजर्स हैं उनको बार बार एक तरीके से मजबूर किया जाता है वही इंफॉर्मेशन को टाइप करने में और सेम डिटेल को टाइप करने में बार बार, इवन दो सिस्टम सच एज डिजी लॉकर एग्जिस्ट, जबकि हमारे पास डिजी लॉकर जैसा सिस्टम पहले से ही मौजूद है। सबको पता होगा डिजी लॉकर में जिसमें हम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, पहले से ही सेव रख सकते हैं और कहीं जरूरत पड़े तो उसे डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे वो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। कह रहा है कि उसके बावजूद भी डिजी लॉकर ये सिस्टम बावजूद भी हमें बार बार अपने जो भी हम नया फॉर्म भरते हैं तो हमको डिटेल भरनी पड़ती है। दैट आर परपोरेटेड टू ईज दिस प्रोसेस। कह रहा है कि जिसका दावा किया जा रहा था, परपोरेटेड का मतलब होता है क्लेम किया जा रहा था कि ये इस प्रोसेस को आसान बनाएगा। अ शेडो ऑफ अ मिसमैच कैन एनी वे रिजल्ट। कह रहा है कि अगर गलती से भी कोई मिसमैच हो जाए, कोई गलती हो जाए, है ना, एंड फ्यू इफ एनी प्रोसेस अलाउ सिटीजन्स टू क्योर डिफेक्ट्स विदाउट रीडूइंग द एंटायर प्रोसेस। कह रहा है कि ऐसा शायद ही कोई प्रोसेस है या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि सिटीजन्स को, नागरिकों को अलाउ करता है कि वो अपनी इस छोटी गलती को सुधार लें, क्योर डिफेक्ट्स मतलब अपनी छोटी सी गलती को सुधार लें विदाउट रीडूइंग द एंटायर प्रोसेस, बजाय इसके कि वो दोबारा से पूरा प्रोसेस करें। मान लो कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, गलती से, मान लो गलती से सिस्टम की वजह से या आपसे हल्की थोड़ी सी लापरवाही हो जाए और आपका नाम जो है वो कुछ और लिख जाए, तो क्या होगा कि अब दोबारा से पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, दोबारा से एक बार पूरी प्रोसेस करना पड़ता है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम शायद ही है कि हम उस छोटी सी गलती को सुधार लें। जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म्स है उसकी बात हो रही है, मान लो पैन का कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। अ शॉकिंग लैप्स पनिशिंग रूटीन वेरिएशंस इन नेम्स एंड स्पेलिंग्स। कह रहा है कि एक बहुत चौंकाने वाली कमी है, लैप्स मतलब कमी है, कि हम छोटी छोटी जो रूटीन वेरिएशन में हमसे गलतियां हो जाती हैं उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। स्कैन का मतलब होता है बहुत कम। रिगार्ड इज पेड टू द एसेसिबिलिटी एंड इंट्यूटिव डिज़ाइन। बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से ये जो डिजिटल सर्विस है उसको लोग आसानी से यूज़ कर पाएँ, एसेसिबिलिटी आसानी तरीके से यूज़ कर पाएँ, और जो उसकी डिज़ाइन हो वो ईजी हो। इंट्यूटिव डिज़ाइन मतलब ईजी डिज़ाइन हो कि लोगों को परेशानी ना हो यूज़ करने में। Leaving person with disabilities and vast swaths of the population dependent on outside assistance to go through a self-service processes। कह रहा है इसी वजह से जो लोग हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ है, मतलब वो किसी वजह से दिव्यांग हैं, उनके साथ कोई समस्या है, और वास्ट स्वैथ का मतलब है जो लार्ज सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन है पॉपुलेशन का, उसको बाहरी मदद के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ताकि जो उनकी सेल्फ सर्विस वाला प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट कर सकें। गो थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट करना। तो क्या कह रहा है कि ये जो बहुत कम ध्यान देते हैं कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो उसकी डिजिटल सर्विस है, उसकी ईजीनेस के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, उसकी डिज़ाइन के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से जो डिसेबल लोग हैं उनको दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, या फिर जो लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है उनको दूसरे की मदद लेनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। सम सिस्टम्स आर लेफ्ट डिफंक्ट और स्पटरिंग ईयर्स आफ्टर देयर लॉन्च। कह रहा है कि इनके लॉन्च होने के कई सालों बाद कुछ सिस्टम तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं या फिर वो रुक रुक कर काम कर रहे हैं। डिफेंट का मतलब होता है जो नॉन वर्किंग कंडीशन में है, और स्पेक्ट्रिंग का मतलब होता है जो रुक रुक के काम करते हैं।
टेक ई सनद, कह रहा है कि ई सनद ऐप को ही ले लो। लॉन्च अ डिकेड अगो, 10 साल पहले लॉन्च हुआ था। टू हेल्प पीपल लीगलाइज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, लोगों की मदद करने के लिए ताकि वो अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको लीगल कर सकें। वाइल ट्रेवलिंग अवॉर्ड, जब वो बाहर जा रहे हों, और इमिग्रेटिंग या फिर बाहर बसने जा रहे हों। फ्यू स्टेट्स हैव बीन ऑन बोर्डेड, कह रहा है कि कुछ ही स्टेट थे भारत के जो इस सुविधा के साथ जुड़े थे। लीविंग अदर रेसिडेंट्स टू डील विद मिडिल मैन एंड टाउट्स इन द प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस, और कह रहा है कि जो नागरिक थे उनको मिडिल मैन और टाउट्स के भरोसे छोड़ दिया गया था। मिडिल मैन का मतलब है जो बिजौलिए हैं, एजेंट्स हैं, और टाउट्स का मतलब है जो ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, प्री वेरिफिकेशन प्रोसेस में। दैट प्रिसीड द सो कॉल्ड अपोस्टिले स्टैम्प दे नीडेड ऑन अ टाइम बाउंड शेड्यूल, और ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था, ये जो एपिस्टले स्टैम्प मिलता है, मतलब बाहर जाने के लिए आपके जो वीज़ा होते हैं उसके ऊपर स्टैम्प, फाइनल स्टैम्प लगता है, उसको बोलते हैं जो इंटरनेशनल लीगल स्टैम्प होता है। उससे पहले के प्रोसेस में आपको मिडिल मैन और ये जो दलाल थे उनसे गुजरना पड़ता, और ऐसा कब उनको हो रहा था, जब उनको ये टाइम बाउंड शेड्यूल में चीज़ें चाहिए होती हैं। एज विद दिस प्रोसेस, इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस की तरीके, द एनालॉग इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्रोकर डिजिटल सर्विसेज रिमेन इनएसेसिबल एंड कम्बरसम, कह रहा है कि ये जो टूटी हुई खराब डिजिटल सर्विसेज हैं, इनके जो ऑफलाइन अल्टरनेटिव है, एनालॉग इक्विवेलेंट मतलब जो ऑफलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं है, इनएसेसिबल है, और उनके पास अगर उन सर्विसेज को लेना है तो वो बहुत ज़्यादा झंझट भरे हैं, कम्बरसम है। सच है जैसे कि अपडेटिंग डिटेल्स ऑन आधार, कि अगर आपको आधार में अपनी डिटेल्स को अपडेट करना है, इसको दोबारा से नई इंफॉर्मेशन डालनी है, तो बहुत समस्या वाली बात है। विच रिक्वायर्स विजिटिंग अ फिजिकल ऑफिस, जिसमें आपको एक फिजिकल ऑफिस में जाना पड़ेगा। द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज यूपीआई, आधार आर ऑफ लिटिल यूज, कह रहा है कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे जैसे कि यूपीआई और आधार, इनका कोई यूज़ नहीं है। विदाउट रेसिप्रोकल ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती है। एंड अ कमिटमेंट टू अप टाइम एंड सर्विस क्वालिटी, और ये कमिटमेंट या ये क्या कहते हैं डेडिकेशन नहीं दिखा सकती है कि वो चीज़ों को लगातार अप टाइम मतलब लगातार चालू रखे और एक क्वालिटी सर्विस दे, एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस लोगों को प्रोवाइड करे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया एज पर द पैसेज, कह रहा है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है जो कि डिजिटल सर्विस डिलीवरी के बारे में है, भारत में जो समस्याएं हैं उसके बारे में। डिजिटल सिस्टम ऑफन इनकाउंटर फ्रीक्वेंट डाउन टाइम बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स, कह रहा है कि जो डिजिटल सिस्टम है ये ज़्यादातर मतलब काम नहीं करती हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजिकल डेवलपर्स हैं उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। डिजिटल फ्रेमवर्क फ्रीक्वेंटली प्रायोरिटाइज प्रोसीजरल रिजिडिटी, कह रहा है कि जो हमारे यहाँ के डिजिटल सिस्टम है वो ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं रूल्स को, रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा, ओवर द प्रैक्टिकल कन्वीनियंस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र, और वो यूज़र के कितनी आसानी से वो इसको यूज़ कर सकें इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और क्या कहते हैं जो हमारा मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बनाते हैं। तो यही बात है, इसी वजह से डिजिटल सर्विस डिलीवरी में समस्या है, तो बी हमारा आंसर होगा। इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज की कंटेस्ट के अनुसार वाई इज द इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट एंटिटीज लाइक व्हाट्सएप इन गवर्नमेंट सर्विसेज कंसीडर्ड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्यों जो व्हाट्सएप ने एक तरीके से गवर्नमेंट सर्विस में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह कंसीडर करना चाहिए। इट फैसिलिएट्स अ वाइडर रीच, क्योंकि वो मदद करेगा लोगों तक पहुंचने में काफ़ी दूर दूर तक, ऑफ डिजिटल टूल्स टू डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, हाँ कि एक तरीके से ये मदद करेगा कि बहुत लोगों के पास डिजिटल टूल्स पहुँचें और एक बड़े संख्या के जो बड़े मतलब मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास चीज़ें पहुँचें। तो यही जो है वो करेक्ट आंसर है। What can be inferred about the author's view on the mismatch issues and data entry in digital forms, कह रहा है कि ये जो डिजिटल फॉर्म्स में डेटा एंट्री की बात थी या फिर हमें डेटा को भरना था, उसमें जो मिसमैच वाला इशू था उसको लेकर ऑथर का क्या व्यू है, उससे आप क्या समझ सकते हो पैसेज में। देयर इज अ नोटिसेबल टेंडेंसी टू प्लेस द बर्डन ऑफ टेक्निकल प्रिसीजन ऑन द इंडिविजुअल एप्लीकेंट, कह रहा है कि साफ तौर पर ये टेंडेंसी दिखती है
कि जितनी भी टेक्निकल एक्यूरेसी की बात है, प्रिसीजन की बात है, वो जो यूज़र है, जो डेटा फॉर्म भर रहा है, एप्लीकेंट है, उसके ऊपर डाल दी जाती है, उसके ऊपर ये बर्डन डाल दिया जाता है। ऐसा तो नहीं बताया गया था। ये जरूर कहा गया था कि सिस्टम में खामियां बहुत हैं और हम लोग को बार बार उसी डेटा को बार बार भरना पड़ता है, जिसके लिए डिजी लॉकर बनाया गया है पहले से। तो ये तो नहीं होगा। The lack of flexible editing features suggests a design philosophy that lacks empathy for the common citizen. कह रहा है कि ये जो उसमें फ्लेक्सिबल एडिटिंग फीचर्स नहीं थे ऐप में पहले से, वो ये दर्शाते हैं कि डिज़ाइन फिलॉसफी में कुछ कमी है, सहानुभूति नहीं है कॉमन सिटीजन के लिए। जबकि यहाँ पर बोला गया था डिसेबल्ड पर्सन के लिए, है ना, जो लोग क्या कहते हैं, बुजुर्ग हैं या डिसेबल्ड हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, उनको दूसरे से सहायता लेनी चाहिए। सारे कॉमन सिटीजन के लिए एम्पैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, ये तो डायरेक्टली नहीं बताया गया है कहीं, तो इसको नहीं लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ऑफन रिफ्लेक्ट अ डीप सीटेड हेजिटेशन टू ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। हाँ, ये बात की गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, वो लोगों द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो उसको हिचकते हैं पूरी तरीके से ट्रस्ट करने में, जबकि ये सिस्टम उन्हीं के लिए बनाया गया है, इन्हीं के ऊपर मतलब पूरी तरीके से डिपेंड है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द ऑथर्स कंक्लूडिंग आर्गूमेंट रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है कि ऑथर ने जो लास्ट में अपने तर्क को कंक्लूड करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही थी, उस स्टेटमेंट को समराइज करिए। कौन सा स्टेटमेंट है? उसने कहा था द सक्सेस ऑफ डिजिटल एसेट्स, की जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि कितना ज़्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट है सरकार और सिटीजन के ऊपर, ठीक है, एंड रिलायबल सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, और जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने चाहिए। तो यही बात कही थी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। In the sentence, a shadow of a mismatch can anyway result, and a few, if any, process allows citizens to cure defects without redoing the entire process. What does the fear cure defects most likely refer to? Cure defects का मतलब होता है कि उनको अपनी गलतियों को सुधारने का एक तरीके से मौका। Repairing physical damage to community infrastructure नहीं। Resolving minor spelling variation in data entry। हाँ, अगर डेटा भरते समय कोई स्पेलिंग एरर हो जाए तो उसको उस डिफेक्ट को क्योर करने का एक तरीके से मौका देना चाहिए। एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चरल करप्शन खत्म करने के लिए नहीं। ओवर हॉलिंग फ्लॉड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, पूरे जो क्या कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में खामियां हैं उसको दोबारा से पूरी तरीके से ठीक करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। श्री वल्लभा पांड्यन वॉज वन ऑफ द पांड्यन किंग्स। कह रहा है कि श्री वल्लभा पांड्यन किंग में से एक राजा थे। हु रोल्ड ओवर मदुरई, जिन्होंने मदुरई के ऊपर राज किया था। इट वॉज डैश फॉर द किंग टू गो राउंड हिज कैपिटल सिटी एट नाइट। कह रहा है कि उन राजाओं के लिए एक तरीके का एक काम था कि वो कैपिटल सिटी में जाकर रात को घूमें। इन डैश to have a general idea about any lapses in his administration, ताकि उनको एक जनरल आइडिया मिल सके कि उनके शासन में या राज में कुछ कमी तो नहीं रह गई। मतलब वो रात में जाकर सिटी में घूम घूम कर देखें कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्या होना चाहिए। इट वॉज मैंडेटरी फॉर द किंग। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज़ कंपलसरी हो। अब खुद सोचो, एक राजा है, उसके लिए क्या कोई चीज़ कंपलसरी हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं यूज़ करेंगे। इम्परेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, एसेंशियल हो। इट वॉज इम्परेटिव फॉर द किंग, नहीं, ये भी यूज़ नहीं करेंगे। कस्टमरी का मतलब होता है कि एक तरीके से परंपरा है कि उससे भी पहले जो उनके राजा रहे होंगे वो भी ऐसा करते होंगे, उनके दादा पापा जितने भी लोग होंगे सब ऐसा ही करते हुए आ रहे होंगे, तो एक चीज़ फॉलो करनी पड़ती है क्योंकि राज तो ऐसे ही होता है। तो कस्टमरी यहाँ पे ठीक लग रहा है। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऑब्लिगेशन हो, जिम्मेदारी हो। यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? इट वॉज कस्टमरी। वैसे भी परंपरा से जुड़ी चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा राजाओं में या फिर जो राज्य होते हैं, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? इट वॉज कस्टमरी फॉर द किंग टू गो राउंड हिज कैपिटल सिटी एट नाइट इन डैश टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट एनी लैप्सेस इन इट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा? कैमोफ्लाज, डिस्गाइज, ऑब्सक्यूरिटी, कंसीलमेंट।
अब अगर इसका मीनिंग हल्का सा भी पता होगा तो समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या मीनिंग चाह रहा है। देखो, एक राजा है, अगर वो रातों रात कैपिटल में घूमेगा तो भीड़ लग जाएगी, लोग खुद सतर्क हो जाएंगे, है ना। अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं या कोई कमियां हैं तो उनको छुपा लेंगे। तो राजा को करना क्या होगा? राजा को करना ये होगा कि अपना भेष बदल कर वो वहाँ पर जाए और चीज़ों को देखे। कैमोफ्लाज का मतलब तो होता है कि अपने आप को छुपाना, भेष बदलना नहीं होता, अपने आप को छुपाना। गिरगिटान देखा है, वो पत्तियों में कलर बदलकर अपने आप को छिपा लेता है। तो एक तरीके से ये मिलिट्री के लिए यूज़ हो सकता है, एनिमल्स के लिए यूज़ हो सकता है, जंगलों में यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, अपना भेष बदलना। ये इंसानों के लिए बहुत बार यूज़ किया जाता है। जब भी वो अपना भेष बदलते हैं तो डिस्गाइज हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है डार्कनेस, अनसर्टेनिटी, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? डार्कनेस। कंसीलमेंट का मतलब तो होता है छुपाना, है ना। छुपाना मतलब होता है, मगर ये किसी फैक्ट को छुपाना, भ्रष्टाचार को छुपाना, अपने किसी काम को छुपाना या वेपन्स को छुपाना, है ना। तो ये मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। बेस्ट क्या है यहाँ पे? डिस्गाइज, इन डिस्गाइज टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट एनी लैप्सेस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वन नाइट, एक रात, व्हेन द किंग वेंट अराउंड हिज कैपिटल सिटी, जब राजा अपनी कैपिटल सिटी के राउंड के लिए निकले थे, ही नोटिस्ड अ मैन लाइंग ऑन द डैश ऑफ अ हाउस। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि एक व्यक्ति जो है वो घर में कहीं लेटा हुआ है। ही डिडेंट लुक लाइक अ सिटीजन ऑफ द पांड्या किंगडम, और वो पांड्या किंगडम का जो सिटीजन नहीं लग रहा था। क्या होना चाहिए यहाँ पे? थ्रेश होल्ड। देखो, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो मीनिंग निकल रहा है इसका मतलब होता है डोर स्टेप, ठीक है। डोर स्टेप मतलब नहीं है। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है कि जब आपने फ्लैटों को देखा होगा, फ्लैट जब एंट्री करो तो एक जगह आती है जहाँ पे सीटिंग एरिया होता है, जहाँ पे थोड़े बहुत जो शूज़ होते हैं, सैंडल्स होती हैं, रखे रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से आउटर एरिया होता है मेन घर का। तो वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एंट्रेंस हॉल, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है। प्रेसेंट का मतलब होता है कि एक क्षेत्र, एरिया, जैसे टेम्पल प्रेजेंट्स वर क्राउडेड, जो टेम्पल का एरिया था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। प्योल का मतलब होता है वरांडा, ठीक है, प्लेटफॉर्म या फिर वरांडा बोल सकते हो। जो घर का क्या कहते हैं आंगन होता है वो उस वहाँ पे लेटा हुआ था। तो बेस्ट मीनिंग क्या है? प्योल जो है जो कि घर से रिलेटेड है। ही नोटिस्ड अ मैन लाइंग ऑन द प्योल ऑफ अ हाउस, ही डिडेंट लुक लाइक अ सिटीजन ऑफ द पांड्या किंगडम। द मैन टोल्ड द किंग दैट ही वॉज फ्रॉम काशी, जो व्यक्ति था उसने राजा से बताया था कि वो काशी से, मतलब वाराणसी से, एंड वॉज ऑन हिज वे टू रामेश्वरम, और वो रामेश्वरम जा रहा है, मतलब साउथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। डैश द मैन वॉज अ स्कॉलर, कह रहा है कि जो इंसान था वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ लग रहा था। द किंग आस्क्ड हिम टू गिव सम एडवाइस, तो राजा ने उससे कुछ एडवाइस मांगी, बट इन जस्ट अ फ्यू वर्ड, लेकिन उससे बोला कि बहुत ही कम शब्दों में दे, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिंस द मैन वॉज अ स्कॉलर, ऑल दो, अनलेस वेयर इन। अब देखो, ऑल दो तो हालांकि, जो हम ऑल दो का मतलब हालांकि कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। अनलेस का कोई मतलब नहीं है ना। जब तक जैसे यू कैन नॉट पास अनलेस यू स्टडी, तो इसको यूज नहीं कर सकते। वेयर इन का मतलब होता है इन विच, जिसमें, तो ये भी मीनिंग नहीं है। यहाँ पे सिंस अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वो पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम वाला, ये सिंस वाला नहीं है, ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। कंजंक्शन मतलब बिकॉज मीनिंग आ रहा है यहाँ पे इसका, क्योंकि जो मैन था वो स्कॉलर था, इसलिए राजा ने उससे एडवाइस मांगी थी, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा। द मैन सेड सिंस इट रेन्स फॉर 4 months, उस आदमी ने बोला था कि क्योंकि 4 महीनों से बरसात हो रही है, वर्क हार्ड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 8 months, तो तुमको कड़ी मेहनत करनी होगी आने वाले जो 8 महीने उसमें। सेव फॉर योर ओल्ड एज व्हेन यू आर यंग, कह रहा है कि अपने बुढ़ापे के लिए चीज़ों को बचाओ जब तुम यंग हो। डू वॉट यू मस्ट नाउ फॉर लिबरेशन, जो भी तुम्हें करना पड़े अपनी मुक्ति के लिए वो इसी समय करो। द किंग आस्क्ड हिज स्पिरिचुअल एडवाइजर, कह रहा है कि राजा ने अपने जो धार्मिक एडवाइजर था सेल्वी नंबी, उससे पूछा व्हाट द मैन्स वर्ड मेंट, कि ये इंसान के ये शब्द हैं इसका मतलब क्या है। सेड वीएस करुणा करंचारियर
इन अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब होता है भाषण। जो वीएस करुणाकराचार्य के भाषण थे, उन्होंने ये सब बातें अपने भाषण में बताई थी। सेल्वा नंबी सजेस्टेड that a prize be announced to anyone who could satisfactorily answer the king's question। सेल्वा नंबी ने राजा को सलाह दी थी कि एक क्या कहते हैं प्राइज अनाउंस किया जाए कि जो इस आंसर का सेटिस्फैक्टरली आंसर दे देगा, मतलब पूरी तरीके से सही आंसर दे देगा राजा के क्वेश्चन का, उसको ये प्राइज मिल जाएगा। अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स वॉज टाइड टू अ पोल। कह रहा है एक पोल से एक बैग जो है गोल्ड का लटका दिया गया वहां पे। इफ द बैग डैश फ्रॉम द पोल व्हेन अ पर्सन फिनिश हिज आर्गुमेंट। अगर वो बैग पोल से अलग हो जाता है या फिर गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है, जब तक वो क्या कहते हैं मैन जब अपना आर्गुमेंट फिनिश कर लेगा, देन ही वॉज टू बी कंसिडर्ड द वन हु हैड गिवन द राइट आंसर। तो कह रहा है कि तब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने सही आंसर दिया। मतलब जब वो अपना आर्गुमेंट फिनिश करे तो ये जो बैग पोल में है वो या तो गिर जाए या उससे अलग हो जाए, ठीक है, तभी माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति ने आंसर करेक्ट दिया है। विष्णु चित्ता इन श्रीविल्लीपुत्र। कह रहा है कि एक व्यक्ति होगा विष्णु चित्ता जो कि श्रीविल्लीपुत्र में रहता था। वॉज सर्विंग लॉर्ड वतापत्रसेई बाय मेकिंग गार्लैंड्स फॉर हिम। कोई लॉर्ड होंगे, कोई भगवान होंगे, उनके लिए वो क्या कहते हैं माला बनाया करते थे। When the people of his town urged him to go and win the gold, he hesitated। कह रहा है कि जब उसके गांव के लोगों ने उसको उत्साहित किया, अर्ज किया कि वो जाए और ये गोल्ड का बैग जीते, तो वो हिचकिचा रहा था। बट द लॉर्ड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम। लेकिन ईश्वर उनके सपने में आए थे। एंड ऑर्डर्ड हिम टू गो टू द पांड्या कोर्ट। और आदेश दिया था कि वो पांड्या के कोर्ट में पहुंचे। वेन विष्णुचित्त स्पोक इन द पांड्या कोर्ट। जब विष्णुचित्त बोल रहे थे पांड्या कोर्ट में, द वेदास देमसेल्फ आस्क्ड हिम टू कोट देम। तो जो वेद थे उन्होंने उससे खुद कहा था कि वो उसकी बातें जो लिखी हुई हैं उसमें वेद में उसको ही बोले। ही इवन आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उसने जो भी तर्क रखे वो उसी के आधार पर रखे। विच ही हैड नॉट स्टडीड। जो कि उसने पहले कभी नहीं पढ़े हुए थे। बिकॉज द लॉर्ड वॉज विद हिम। क्योंकि ईश्वर उसके साथ थे। थ्रू कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। कह रहा है कि फिर उन्होंने जो तर्क दिए थे काफ़ी कन्विंसिंग थे, काफ़ी लोगों को एक तरीके समझ में आए वो बातें। विष्णुचित्त इस्टेब्लिश दैट द ओनली वन हु कुड ग्रांट मोक्ष वॉज लॉर्ड नारायण। विष्णुचित्त ने ये बात एक तरीके से सिद्ध कर दी कि अगर कोई भी मोक्ष दिला सकता है तो वो कोई और नहीं, लॉर्ड नारायण होंगे। वेन ही डिड दिस। जैसा ही उसने ऐसा कहा, द बैग ऑफ गोल्ड ड्रॉप डाउन। तो जो बैग था गोल्ड का वो नीचे गिर गया था। विष्णुचित्त वॉज ऑनर्ड बाय द किंग। तब विष्णुचित्त को इनाम दिया गया राजा द्वारा। एंड केम टू बी नोन एज पर्याजहर। और उसको फिर उनका नाम क्या पड़ गया, पर्याजवर। ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पर फिफ्थ वाले ऑप्शन में, इफ द बैग डैश फ्रॉम द पोल। प्लमेट। देखो प्लमेट का मतलब होता है बहुत तेजी से क्रैश करना, ठीक है, ये प्राइस के लिए मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में नहीं आएगा। डेसेंडेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, मगर ये ज़्यादातर हम लोग एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जो प्लेन होता है इस तरीके से धीरे धीरे उतरता रहता है, तो कहते हैं ना ये डेसेंडेंट रेंज है इसकी। तो ये जो द एयरक्राफ्ट जैसे डेसेंडेड स्लोली बोल सकते हैं, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। ड्रॉप्ड हो सकता है कि जो बैग है वो पोल से गिर जाएगा जैसे ही वो ये बात कहेगा, ठीक है। डैंगल का मतलब होता है किसी चीज़ का लटकना, तो लटकना तो कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा, सी होगा, ठीक है। अब ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मॉडर्न जनरेटिव AI सिस्टम्स, कह रहा है कि आज के जो AI सिस्टम्स हैं जो बहुत सी चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, आर नाउ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट हैवी इमेजेस अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, कि ये एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इमेजेस बना सकते हैं जो कि एकदम सिमिलर लगेंगी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की तरीके से, मतलब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरीके से। दिस परसुएसिव मैनिपुलेशन इज सो सीवियर, कह रहा है कि ये जो मनाने वाला बहकावा है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, दैट इट थ्रेटन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ जेन्युइन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिसने एक तरीके से जो क्रेडिबिलिटी है
जो सही में जेन्युइन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर खतरा ला दिया है एंड पब्लिशर्स के ऊपर भी खतरा ला दिया है। मतलब उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अब उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि एआई से अब लोग इस तरीके के डॉक्यूमेंट पैदा कर दे रहे हैं जो एकदम ओरिजिनल लगते हैं। समझ में आया? इसका मतलब एआई की कुछ समस्या है। S1 फिक्स है, PQRS हमको अरेंज करना है। क्यों ना एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला S है, Q है, P है, Q, मतलब SPQ में ही हमारा पहला सेंटेंस होगा। S को देख लें। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दीज AI टूल्स हैव मूव बियॉन्ड सिंपल रिक्रिएशन। अब सीधे यहाँ पर कह रहा है कि परिणाम के साथ रिजल्ट दे रहा है, तो S1 के साथ S तो यूज नहीं कर सकते अभी। Furthermore, when such fabricated documents are flooded, अब furthermore का मतलब होता है और बात को आगे बढ़ाते हुए, मतलब एडिशनल बातें बता रहा है वो, तो ये भी नहीं यूज कर सकते हम। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिसीजन, कह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्यूरेसी है, देयर आउटपुट्स आर ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑथेंटिक फोटोग्राफ्स और स्कैन ओरिजिनल, कि जो वो इमेज बना के दे रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जो ऑथेंटिक फोटोग्राफ है और स्कैन ओरिजिनल कॉपीज़ हैं। तो क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं हम। एज अ प्राइम एग्जाम्पल, कह रहा है कि जो प्राइम एग्जाम्पल है इस डिजिटल डिसीट का, मतलब डिजिटल धोखे का, बैड एक्टर्स कैन ईजिली, जो बैड एक्टर्स मतलब जो एक तरीके से धोखाधड़ी करते हैं, कैन ईजिली फैब्रिकेट द फर्स्ट पेज ऑफ अ कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर। तो बेस्ट ये है कि हम क्यू के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, कह रहा है कि इसमें देखो कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन है, कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन है, कि वो एकदम वैसा ही सिमिलर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसलिए हम क्यू का यूज करेंगे यहां पर। अब हम यहां पे एफ पे ला सकते हैं कि परिणाम स्वरूप ये जो AI टूल्स हैं हैव मूव बियॉन्ड सिंपल रिक्रिएशन एंड नाउ पोज अ मैसिव थ्रेड इन द रेल्म ऑफ डिजिटल डेसेट। कह रहा है कि अब ये जो AI टूल्स हैं अब वो सिंपल क्रिएशन वाले से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और एक तरीके से खतरा बन चुके हैं ये जो डिजिटल धोखा है उसमें। तो यहाँ पे डिसीट की बात हुई है तो हम एस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यही डिजिटल डिसीट बात पी में हुई थी। कह रहा है कि प्राइम एग्जाम्पल एक है एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल डिसेट, मतलब जो धोखाधड़ी हो रही है डिजिटली, बैड एक्टर कैन ईजिली फैब्रिकेट द फर्स्ट पेज ऑफ अ कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट रिसर्च पेपर। तो QSP। अब बचा आर, फर्दरमोर व्हेन सच फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, जब ये क्या कहते हैं फ्रॉड से बनाए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे सोशल मीडिया में छा जाते हैं, यूजर्स ऑन स्मॉल मोबाइल, जो मोबाइल छोटे छोटे चला रहे होते हैं उनकी स्क्रीन में, रीडली एक्सेप्ट देम एज रियल, वो उसको एकदम रियल मान लेते हैं। तो QSPR जो है हमारा बेस्ट आंसर होना चाहिए। QPR नहीं, डी हमारा करेक्ट आंसर है, QSPR। ठीक है, ये भी पैराजम्बल एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं फिर समझाता हूं। टू ओवरकम दिस बायोलॉजिकल लिमिटेशन, इस बायोलॉजिकल समस्या को ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। किस बायोलॉजिकल लिमिटेशन, किस बायोलॉजिकल बाधाओं की बात कर रहा है? नहीं, टू ट्रेस हाउ डॉग ब्रेन्स इवॉल्व ओवर मिलेनिया, कह रहा है कि 1000 सालों में जो डॉग के ब्रेन हैं किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं, इसको पता करने के लिए साइंटिस्ट रिसेंटली एनालाइज्ड द स्कल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉडर्न एंड प्री हिस्टोरिक कैनाइन स्पेसिमन। कह रहा है कि साइंटिस्ट ने बहुत से जो खोपड़ी हैं डॉग की काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो आज की हैं उनको भी एनालाइज किया है, और जो प्री हिस्टोरिक मतलब काफ़ी समय पहले की हैं उनको भी क्या कहते हैं एनालाइज किया है, उनके स्पेसिफिन का मतलब होता है सैंपल से। ठीक है, बाई यूटिलाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ दीज डिजिटल एंडोकास्ट, एंडोकास्ट का मतलब होता है एक कॉपी बनाना स्कल की, ये जो ब्रेन होता है ना, एक खोपड़ी जो होती है उसकी पूरी जो कहते हैं एक कॉपी बना लेना, इंटरनल वाली, जो इंटरनल एरिया होता है उसका, एज अ रिलायबल प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कि ये जो डिजिटल इनकॉर्ड्स है इसको जो इन्होंने एक तरीके से सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हैं। द साइंटिस्ट वर एबल टू एक्यूरेटली ट्रैक हाउ कैनाइन ब्रेन साइज श्रैंक रिलेटिव टू बॉडी साइज। कह रहा है कि साइंटिस्ट ये पता करने में एक तरीके से कामयाब रहे कि कैसे ये जो कैनाइन ब्रेन्स है ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं बॉडी साइज की तुलना में। हाउएवर, हालांकि
directly measuring these ancient brains is impossible because the actual soft tissue decomposes rapidly after death. कि उस एशियन जो पुराने ब्रेन हैं उनसे चीज़ों को समझ पाना, मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ब्रेन के वो डेथ के बाद जल्दी से ही ख़त्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका मतलब यहाँ पे जो डॉग का ब्रेन है उस किस तरीके से इवॉल्व हुआ उसकी स्टडी चल रही है. ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए बताओ? 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. टू ट्रेस हाउ डॉग ब्रेन्स इवॉल्व ओवर मिलेनिया, साइंटिस्ट रिसेंटली एनालाइज द स्कल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मॉडर्न एंड प्री हिस्टोरिक कैनाइन स्पेसिमन. ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब देखो, इन्होंने बहुत से प्राचीन जो खोपड़ियाँ थी स्कल से उसको उठा तो लिया. अब यहाँ 4 में क्या करा है? हालांकि डायरेक्टली मेजरिंग दीज एशियन ब्रेन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं डेथ के तुरंत बाद बहुत तेजी से. तो 2, 4. अब इसी बायोलॉजिकल समस्या को खत्म करने के लिए जो रिसर्च टीम थी उसने एक वर्चुअल इंडोकास्ट मतलब एक कॉपी बनाई स्कल की, जो कि एम्प्टी स्पेस जो स्कल के अंदर का होता है उसको दर्शाता था. 241. और इसी डिजिटल एंडोकास्ट के डेटा को या फिर रिलायबल प्रॉक्सी की तरह इसको यूज करते हुए साइंटिस्ट जो है एक तरीके से एक्यूरेटली ट्रैक कर पाए कि किस तरीके से जो कैनाइन का ब्रेन है वो सिकुड़ गया बॉडी की साइज की तुलना में. तो 213. ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? पी होना चाहिए. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.